जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, इस तरीके का मेल अगर आपको भी आया है, ट्रांसफ़र ऑफ रेक्टिफिकेशन राइट्स टू द जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, तो आपका नाम आ जाएगा, पैन नंबर आ गया, किस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है। देखिए असेसमेंट ईयर 20-21 से रिलेटेड है, 21-22 से रिलेटेड भी हो सकता है। क्योंकि आप ये समझिए, इस तरीके का जो मेल आ रहा है वो मेल जनरली उन पर्सन्स को आ रहा है जिन्होंने अपनी ITR-U फाइल की थी। तो ITR-U फाइल की जाती है, नॉर्मली ITR-U फाइल की जाती है जब आपने पिछले सालों की रिटर्न में कुछ इनकम जो है वो फाइल नहीं की थी या गलत डिडक्शन क्लेम कर ली थी, तो वहाँ पर एक मौका आपको दिया जाता है कि आप ITR-U फाइल कर लें। तो जिन भी पर्सन्स ने ये ITR-U फाइल की थी उनको, मैक्सिमम पर्सन्स को ये मैसेज जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है, जिसमें ये लिखा गया है कि जो रेक्टिफिकेशन का राइट है, वहाँ पर जो आपका लोकल असेसिंग ऑफिसर है, जिसको आप बोलते हैं जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, तो उसको ये राइट अब रहेगा कि वो कोई भी रेक्टिफिकेशन उसके अंदर कर सकता है। तो देखिए डेट ऑफ कम्युनिकेशन 16 जुलाई 2025। रीज़न फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रेक्टिफिकेशन राइट टू जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, रेक्टिफिकेशन राइट रेस्ट्रिक्टेड रिक्वेस्टेड बाय द जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, वाई इज़ दिस इज हैपनिंग, ऐसा क्यों किया गया है। तो देखिए जो भी आपका रिटर्न प्रोसेसिंग का काम होता है वो बेंगलुरु सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर से ही होता है, बट जो ITR-U फाइल की गई हैं, इन ITR-U फाइलिंग को लेकर जो CPC है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, कांट प्रोसेसर लीगल फैक्चुअल रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 फॉर ITR-U। तो सेक्शन 154 के अंदर जो रेक्टिफिकेशन और मिस्टेक किया जाता है उसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर जो है डायरेक्टली इसको नहीं करेगा। इस तरीके के राइट जो हैं वो जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। अगर कोई जेन्युइन मिस्टेक है, जैसे TDS का मिसमैच हो गया, इनकरेक्ट डाटा हो गया, तो जो आपका JAOA है उसको अथॉरिटी है कि वो असेस कर सकता है और उसको रेक्टिफाई कर सकता है। उसके बाद देखें, दिस मूव एम्पावर असेसिंग ऑफिसर टू अप्रोच देयर AO डायरेक्टली, बट इट आल्सो ब्रिंग ए वर्ड ऑफ कॉशन सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी इन वाइड स्क्रूटनी। तो अब इसका मतलब ये है कि सपोज़ अब जो आपका जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर होगा, अगर वो चाहे तो आपके रेक्टिफिकेशन में मिस्टेक कर सकता है, आप उसे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। अगर उसको कुछ आपसे डॉक्यूमेंट चाहिए, जो आपने ITR-U फाइल की है उसके अंदर जो डेटा दिखाया है, अगर वो लगता है कि उसको कुछ वो डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स डिमांड करता है या कोई इन्फॉर्मेशन डिमांड करता है, तो वो आपको देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए, अब जो आपका जो है असेसिंग जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर है, उसको ये फुल डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है कि वो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास कर सकता है सेक्शन 154 के अंदर, आपके अगेंस्ट स्क्रूटनी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है। और अगर आप उसको ये लगता है कि स्क्रूटनी प्रोसीडिंग जो इनिशिएट की हैं, आपकी तरफ से जो सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स उसको मिल जाता है, पूरे प्रूफ मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट आप करके दे देते हैं, तो उस केस में फिर वो पोस्ट इंक्वायरी करने के बाद जो उसने इनिशिएट की थी प्रोसीडिंग्स, उनको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो देखिए कितनी पावर जो है उनको दी गई हैं। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं, अगर आपको भी इस तरीके का कोई मेल आया है, कोई नोटिस आया है, आप समझ लीजिए इट इज़ टाइम टू रिव्यू योर फाइलिंग एंड बी प्रिपेयर्ड। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी आपने ITR-U फाइल की हैं, आपको ये ध्यान रखना है उसके अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए, आपके पास सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जो अभी भी आपने कुछ जो है इनकम टैक्स ऑफिसर से छुपाया हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपाया हो। तो इसके लिए देखिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब आपका जो जुडिशनल ऑफिसर है वो आपको मेल कर सकता है, आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, आपसे इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकता है, और उसके बाद जैसा भी उसको लगेगा वो 154 के अंदर को रेक्टिफिकेशन मिस्टेक कर सकता है, या फिर आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकता है, और प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के बाद उसको रिजेक्ट भी कर सकता है अगर उसको सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच।